नमस्कार एंड जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज का दिन बेहद खास है और खास अवसर पर निश्चित ही आप सबने अपने अपने स्तर पर आज के दिन की तैयारियां की होंगी। आज आपका ध्यान बहुत ज्यादा हद तक देश में हो रहे एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने में बीत रहा होगा। लेकिन इसी बीच में क्योंकि दिन खास है तो संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग आज के दिन मुझे भी अपनी तरफ से अपनी खुशियां साझा करने का अवसर देंगे। तो इसी क्रम में आप सभी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की आज के इस खास दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी क्रम में आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो भी मेरे साथ में फिलहाल जुड़ चुके साथी हैं उन सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं बैटल ऑफ प्लासी की तरफ। हमने जहां लास्ट टाइम आपका सेशन छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ और बैटल ऑफ प्लासी का महत्व क्या है, ये दो बातें आज आपको आज के सेशन में समझनी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर इंडो कार्नेटिक वॉर जब हुए थे तो उस समय पर मैंने यहां पर टीम से कहा था कि आप लोगों के लिए वो मैप का उपयोग करें, लेकिन वो संभवतः मैप यूज करना भूल गए। एक मिनट होल्ड करिए। महाराज मैप वाला कंटेंट कहाँ है? संभवतया वो गलत फाइल सेंड कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तब तक कंटेंट आता है तब तक हम एक्चुअली क्या है, मैंने आपको ये सोचा था कि ये पूरा की पूरा मैप से समझाऊंगा कि स्थितियां क्या थी कैसे थी। सही बात तो ये है कि आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन पढ़ाना इसलिए है क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी आज फर्स्ट डे जुड़े होंगे। क्योंकि अवसर इतना खास है तो खास अवसर पर मैं भी उस खास अवसर का गवाह बनना चाहता हूं। लेकिन कुछ मिनट ही सही, लेकिन आपको पढ़ाया जरूर जाएगा। चलिए, जब तक कंटेंट अपडेट होकर आता है हम थोड़ी बहुत तो बात कर ही लेते हैं। तो देखिए, जैसा आप सभी को मैंने शुरुआत में बताया था कि केंद्र में मुगल की सरकार थी और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर जितने भी उनके मिलने वाले या फिर जो उनके सामंत थे या उनके सूबेदार थे, अब उन्होंने अपनी अपनी सत्ताएं इंडिपेंडेंट रूप से घोषित कर दी थी। उन्होंने अपने आप को अलग अलग राजा डिक्लेयर कर दिया था। इसी के चलते हुए बंगाल के नवाब बनकर के आए सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ने अपने नाना अलीवर्दी खान के स्थान पर बंगाल का नवाब बनकर के बैठ गए। अब हो यह रहा था कि सिराज उद दौला अंग्रेजों की, मैंने आपको एक वो बताई थी, तरीके बताए थे, टैक्टिक्स बताए थे। और वो टैक्टिक्स क्या थे कि अंग्रेजों के काल में कहिए या मुगल काल में कहिए कि जो भी राजकाज होता था उनकी सबसे बड़ी कमाई का तरीका क्या होता था? कमाई का तरीका होता था कि अगर कोई भी व्यापार कर रहा है तो उससे चुंगी वसूली जाएगी, टोल वसूला जाएगा। जैसे आज टोल हम सड़क पर चलने का लेते हैं, पहले सड़क पर माल ले जाने का लिया जाता था कि अगर आप गोल्ड ले जा रहे हो तो इतना दोगे, गेहूं ले जा रहे हो तो इतना दोगे, कपड़े ले जा रहे हो तो इतना दोगे, कॉटन ले जा रहे हो तो इतना दोगे। यानी कि वस्तु के ऊपर कर हुआ करता था, व्हीकल के ऊपर कर नहीं होता था। आज तो अपने क्या है कि रोड यूज किया है, इसका टोल टैक्स दे रहे हैं। पहले आप माल लेकर जा रहे हैं, इसका आपको टैक्स देना है। तो अब हुआ ये कि अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए टैक्स देना बंद कर दिया था। अब जब आय का मुख्य साधन ही राजगर के अंदर या फिर कहिए कि किसी राजा के शासन के अंदर टैक्सेशन ही अगर उसका सबसे बड़ा आधार है, लगने वाले माल पर लगने वाला टैक्स ही उसका सबसे बड़ा आधार है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत, राजा को बड़ी दिक्कत आएगी यदि अंग्रेज टैक्स चुकाना बंद कर दें। और क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि अंग्रेजों का जो टैक्सेशन था वही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी।
हम्म। तो तुमको बिठाने के लिए बिठा रखा है क्या मैंने? नहीं, सॉरी का क्या मतलब होता है? एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि प्लासी असल में मैप पर कहाँ है और प्लासी का बंगाल की खाड़ी से क्या कनेक्शन है, वहीं से बंगाल और उस समय का जो बंगाल था उसमें क्या क्या शामिल हुआ करता था, बिहार उड़ीसा किस प्रकार से साथ में हुआ करते थे। मेरा प्रयास था कि मैं आपको वो दिखाऊं, और हालांकि इन्होंने लास्ट में उसको डालने का एक प्रयास किया है लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक इस मैप को आप देखें तो संभव है थोड़ा बहुत आपको पिक्चर से क्लैरिटी मिल पाए। अंग्रेजों के काल में जिस समय, मतलब जिस समय ये सारा की सारा युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने का प्रयास कर रही थी। आज का जो बांग्लादेश है, अगर आप इस मैप को ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से देखिए कि ये बंगाल की खाड़ी से आज का जो बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल, कुछ हद तक नेपाल, इस तरफ से आप देख सकते हैं सिक्किम, इधर की तरफ से आसाम, कुछ हद तक नीचे का जो क्षेत्र है उड़ीसा का वो, कुछ हद तक क्षेत्र बिहार का, ये सब क्षेत्र प्लासी में शामिल हुआ करते थे। प्लासी में शामिल हुआ करते थे से मतलब ये हुआ कि ये वो क्षेत्र थे कि अगर बंगाल पर शासन करना है तो ऑटोमेटिक इन सभी क्षेत्रों पर शासन आपका हो जाता था। और जो अवध घराना था ना, वो इससे जस्ट कनेक्टेड ही था। जैसे आज यूपी और बिहार एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, कुछ इस प्रकार से प्लासी और अवध एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यानी कि एक बार आपका यहां शासन हुआ तो जो गंगा यमुना बेल्ट है वो पूरा की पूरा बेल्ट आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप इस तरह से समझिए कि यहां से निकल करके, उत्तराखंड से निकल करके निकली हुई गंगा और यमुना का जो बेल्ट है वो पूरा, जहां पर ग्रेन पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, कॉटन पैदा होता है, धान पैदा होता है, वो पूरा की पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में इसी के कारण आना शुरू हुआ था। अर्थात अगर हम बंगाल के अंदर प्लासी वाले क्षेत्र को समझने का प्रयास करें तो ये वो क्षेत्र था। आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्लासी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो प्लासी वाला क्षेत्र है ना, ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल में आज भी स्थित है। आप इधर देख सकते हैं, ये प्लासी था। इस जगह पर युद्ध हुआ था, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और उस समय यह था कि ये पूरा की पूरा दिल्ली तक की कनेक्टिविटी यहां से होकर के निकलती थी। खैर, हमारी टीम ने आपके सामने जो मैप की व्यवस्था की है वो ठीक से नहीं की है, कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर हुआ क्या था, अब उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। कोई बात नहीं, समटाइम्स ह्यूमन एरर्स हैं जो हो जाती हैं। तो हुआ ये कि अंग्रेजों के काल में जब नवाब ने ये देखा कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के सामान का उपयोग तो कर रहे हैं, जगह का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन टोल नहीं दे रहे हैं, यानी शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इस आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, देखिए ये प्राइवेट कंपनी थी और इस प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, ब्रिटेन में तो ये मालूम भी नहीं था कि कर्मचारियों के द्वारा कितना करप्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। और प्रैक्टिसेस का मतलब क्या था उनका? उनका सीधा सा मतलब था कि अगर उन्हें यह तरीका प्राप्त हो गया है, कौन सा तरीका प्राप्त हो गया है? उन्हें अगर यह तरीका प्राप्त हो गया है, हाँ, कि उन्हें अगर ये तरीका प्राप्त हो गया है कि हमें अंग्रेजों के टैक्सेशन, मतलब राजा को टैक्सेशन नहीं चुकाना है, तो वो उस राइट को और लोगों को भी बेच बेच करके पैसे कमा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के जो यहां पर एजेंट आए हुए थे, या कहिए कि वो ब्रिटिशर्स जो प्राइवेट कंपनी के अंदर आए हुए थे, उन्होंने अपने हितों का तो फायदा रखा ही रखा, साथ ही साथ जो टोल वसूली के नाम पर उनको फरमान मिला हुआ था कि आपको टोल नहीं देना है, वो ना देने का अधिकार उन्होंने और प्राइवेट लोगों में भी बेचकर अपना एक तरीके से राजपाट बनाना शुरू कर दिया। नवाब ने इनको कहा कि आप इस प्रकार का काम नहीं करेंगे, तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि सर ऐसा नहीं होगा, हम इस बात को तो बिना उसके चलने देंगे। तो आप देखें, सिराजुद्दौला ने अपने नाना को जब हटा करके व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग होते हुए देखा, तो उसने फिर पूरी तरह से बंगाल के नवाबों से कर की चोरी को होते हुए देखा। व्यापक अधिकारों के व्यापक पैमाने पर इस दुरुपयोग से नवाब के वित्त
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव का अर्थ समझ में आ गया। जब राजा नवाब जो है उसको टैक्सेशन ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में नवाब वर्सेस अंग्रेजों की दुश्मनी होना लाजमी था। और चूंकि अंग्रेज अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, सिराजुद्दौला इस बात से चिंतित होने लगा। और आपको याद होगा, मैंने इसी दौर में आपको कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक के 3 युद्ध जहां पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बाद से सिराजुद्दौला और अंदर ही अंदर ये सोचने लगा था कि अब अंग्रेज और पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि ये फ्रांसीसियों को हरा चुके हैं। इसलिए सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों को अपने पास बुलाया कि आप मेरे साथ मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो इधर देखिए, कर्नाटक युद्धों में जो अंग्रेजों की विजय हुई, इससे सिराजुद्दौला चिंतित होने लगा। इसके चलते उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप अपने किलेबंदी का विस्तार नहीं करेंगे। किलेबंदी, उम्मीद है अब तक आपको याद हो चुका होगा किलेबंदी किसे कहा गया था। अंग्रेज अपने रहने के लिए जो एरिया बनाते थे उसे चारों तरफ से एक बड़े महल के रूप में बनाते थे। वहां अंदर अंग्रेज रहा करते थे और उसकी सुरक्षा के लिए वो अपनी सेना तैनात करते थे। जैसे राजा का अपना फोर्ट होता है, ऐसा उन्होंने अपना फोर्ट बनाना शुरू कर लिया। तो मैंने आपको शुरुआत से, जब से शुरू हुआ, मैंने आपको कारखाना बताया और किलेबंदी बताई, और आपको यह बताने का प्रयास किया कि यह किलेबंदी ही है जिसका प्रभाव अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि यह किलेबंदी राजा को चुनौती देगी कि यार हमारे यहां पर नौकरी करने आया था, हमसे बड़ा किला बना के बैठ गया। तो सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेजों को कहा कि आप अपना फोर्ट नहीं बनाएंगे। अब फोर्ट नहीं बनाएंगे, जब ये बात बोल दिया, और टैक्स आप पे नहीं कर रहे हो, तो निश्चित ही अंग्रेजों के बीच में और नवाब के बीच में ईगो क्लैशेस होंगे। तो नवाब ने अंग्रेजों को अपने किलेबंदी को रोकने का जैसे ही निर्देश दिया, अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। फोर्ट विलियम, मैंने आपको कहा था ना कि अंग्रेजों ने हर बड़े शहर में अपना एक फोर्ट सा बना रखा था, राजाओं की तरह बड़े बड़े जगहों पर। तो जो कोलकाता के अंदर इनका फोर्ट था जिसका नाम फोर्ट विलियम था, उसकी इन्होंने किलेबंदी और शुरू कर दी कि नहीं साहब, इसे तो अब हम और मजबूत बनाएंगे। अब जब किलेबंदी प्रारंभ हुई तो इससे नवाब क्रोधित हो गया। कहते हैं कि जो तात्कालिक कारण था ना, उनमें से इनके द्वारा फोर्ट बनाया जाना असल में नवाब की शक्तियों को चुनौती देने के समकक्ष था। कि आप नवाब साहब कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, और आप मानने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं साहब मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो उससे नवाब साहब नाराज हो गए। तो ये फोर्ट विलियम आप इस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में, या आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रहने के इन्होंने कमरे बनाए हुए थे, किस तरह से ये बड़ा सा घराना हुआ करता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर इन्होंने अपने लिए एक अंदर कॉलोनी या शहर जैसा बसा लिया था, और बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, बाहर नवाब का शासन चल रहा है। साथ ही साथ बंगाल के नवाब के जो दुश्मन थे अंग्रेज, अब उनको अपने पास रखने लगे। इनमें से कृष्णदास राय का नाम काफी फेमस है। उनको इन्होंने अपने पास बुला लिया कि आओ और हमारे पास रहने लगो। तो एक प्रकार से नवाब के विरोधियों को अंग्रेजों ने अपने स्थान पर देना शुरू किया, खुद का फोर्ट बनाना शुरू किया। नवाब से ये देखा नहीं गया, तो नवाब ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। और ऐसी स्थिति में नवाब साहब ने जून 1756 में कई ब्रिटिश अधिकारियों को पकड़ लिया और उन्हें काल कोठरी के अंदर, या फोर्ट विलियम की काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। हालात ये हो गई, आप ये समझिए आसान भाषा में, कि फोर्ट विलियम के अंदर ये चारों तरफ से नवाब साहब ने हमला करा दिया। हमला करा करके जो अंग्रेज जहां थे उन्हें काल कोठरी में भर दिया और उन्हें वहीं पर मरने के लिए सड़ने दिया। इसी को ब्लैक होल, काल कोठरी, इसे ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। यानी कि ये वो घटना थी जिसने अंग्रेजों के अंदर इतना भय भर दिया कि अगर वो अपने अंदर एक युद्धक प्रवृत्ति लेकर नहीं आए, या फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादा मजबूत नहीं हुए, तो फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए, इसे ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यानी इस घटना ने अंग्रेजों के अंदर नवाब के खिलाफ भय भर दिया और बदले की भावना को और मजबूत कर दिया, क्योंकि शायद ही कोई अंग्रेज बचा होगा जो काल कोठरी में बंद था। सारे अंग्रेज जो काल कोठरी में भरे गए वो मारे गए। तो अब आप इधर देख सकते हैं, ये आपको पूरी तरह से दिखाई दे सकता है, ये ब्लैक होल इंटीरियर है, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। ऐसी जगह के अंदर इन्होंने लोगों को भर दिया कि इनको अंदर भरो और भरने के बाद में इनको मारा जाएगा। ठीक है साहब, इसकी वजह से क्या हुआ? अब ऑब्वियस ही बात है कि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज होगी। नाराज हुई तो फिर इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव, जो कि फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करके जीत कर आ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। वो असल में कमांडर इन चीफ था, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव कोई गवर्नर जनरल वगैरह नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव अब जीत कर जब चल के आ रहा है, तो
तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप में से कई लोग कह सकते हैं इन्होंने अपनी सेना क्यों बनाई? अरे भाई, अपने किलों की रखवाली के लिए इन्होंने अपनी सेना बनाई थी। तो ऐसी स्थिति में नवाब के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी तरफ जो नवाब के जो सेनापति थे या नवाब के जो विद्रोही थे उन्हें अपनी तरफ मिलाने का काम शुरू कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करने के लिए नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को रिश्वत दी। तो भाई सेना का जब सेनापति ही आपके पास चला गया, अब आप ऐसे सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी संस्थान में किसी कोचिंग में प्रवेश लेते हैं, वहां जिस फैकल्टी से आपको सबसे पहले क्लास पढ़ाई गई वही फैकल्टी छोड़ करके दूसरी कोचिंग में चली गई। अब आपको यह समझ में नहीं आता कि यार इस फैकल्टी के साथ जाएं कि इस कोचिंग संस्थान के साथ रहें। ये तो विद्यार्थी हैं जो कि कुछ समय के अंदर ऐसा होता है। अब सोचिए, एक सेनापति है जो कि बहुत बड़े स्तर पर अपनी सेना के लिए जज्बे का कारण रहा है, अब वो सेनापति अंग्रेजों से जाके मिल गया, तो सेना के साथ क्या होगा? कमांडर इन चीफ की बात माननी है कि राजा की बात माननी है? उन्हें तो यही समझ नहीं आता कि वो किसके लिए सेवा कर रहे थे। और हुआ भी यही, हुआ ये कि अंग्रेजों के पास मुट्ठी भर सैनिक थे और नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। अंग्रेजों के पास मुट्ठी भर सैनिक, लगभग 3-4 हजार सैनिक थे, लेकिन नवाब के 3/4 सेना ने युद्ध ही नहीं लड़ा। युद्ध ही नहीं लड़ा से मतलब आप सोचिए कि अगर नवाब की 50,000 की सेना अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ती तो कुछ नहीं बचता, अंग्रेज होते ही नहीं आज हमारे देश में। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ ये जो माहौल बनाया, इसने कमांडर इन चीफ मीर जाफर को जब अपने साथ लिया, तो ऐसी स्थिति में यह तय हो गया था कि सेना जिसके साथ है वही युद्ध जीतेगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को अपनी विजय के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का वादा कर दिया कि अगर तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो, बोले जैसे मुगल्स की बात ये नहीं मान रहे, तुम इनकी बात क्यों मान रहे हो, तो तुम एक काम करो, तुम्हें हम राजा बनाएंगे यहाँ के। मीर जाफर खुश हो गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, यानी 1857 से जस्ट 100 साल पहले कलकत्ता के अंदर भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। यहां पर नवाब के साथ फ्रांसीसी सेना भी थी, वही फ्रांसीसी सेना जो कार्नेटिक वॉर में हार के आ रही थी, वो पीछे से साथ खड़ी थी कि आप चिंता मत करो, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन फ्रांसीसी तो सरकारी लोग थे, वो तो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहते। सरकारी आदमी तो बिल्कुल ही पीछे हटता है ना, बोले कौन ढूंढने आएगा फ्रांस से हमको, तो उन्होंने वैसे साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मात्र कुछ लोगों की ये जो सेना थी, लगभग 3,000 सैनिकों की जो सेना थी, इसने ब्रिटिश सेना ने उनको बुरी तरह से हटा दिया। यानी एक तरफ तो खड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ खड़ी थी सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जीत गई। और ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को जो कि सेनापति था उसको बनाया प्लासी का, मतलब एक तरह से उस बंगाल का नया राजा, नया नवाब। और मीर जाफर जब उनका ही आदमी नया नवाब बना है, उसको सपने ये दिखाए गए थे कि तुम सिराजुद्दौला को हराओ, सिराजुद्दौला को हराओगे तो हम तुम्हें नया नवाब बना देंगे। लेकिन नया नवाब बना किसकी सहयोग से था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हमें शासन नहीं करना है, शासन तो आपका ही चलना चाहिए। किसका? मीर जाफर का ही शासन चलना चाहिए, लेकिन आप हमें अब राइट्स थोड़े ज्यादा दे देना। बोले कैसे राइट्स चाहिए? बोले व्यापारिक हित अब हमारे ज्यादा सुरक्षित होने चाहिए। मीर जाफर ने कहा यार कितने अच्छे लोग हैं, हम तो साले शासन के लिए जान दे रहे हैं, इनने तो ये कह दिया कि हमें तो शासन ही नहीं करना है, आप तो केवल हमें राइट देना, बिजनेसमैन की तरह। जैसे आपने कभी देखा हो अपने भी देश के अंदर, अगर आपने नोटिस किया हो, तो व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, सरकार नहीं चलाते हैं। आप देखिए अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, ये जितने भी हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ते, किसी भी प्रकार की किसी भी राजनीति में एंट्री नहीं होते। लेकिन ये सरकार से क्या मांगते हैं कि आप हमारे लिए काम करेंगे, आप हमें व्यापारिक लाभ देंगे, आपको जब कहा जाए कि आप इस जगह साइन करिए तो साइन करेंगे। दुनिया को क्या लगता है? शासन हो रहा है, लेकिन सही मायने में शासन कौन चला रहा है? व्यापारी चला रहा है। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का ये जो एक्सट्रीम रूप है, ये अंग्रेजों ने चलाया था। इसमें अंग्रेजों ने क्या कहा? हम शासन नहीं चलाएंगे साहब, शासन तो आप ही चलाएं मीर जाफर। इससे क्या होता है? शासन के खिलाफ नाराजगी होती है। कभी भी आपने देश में प्रोटेस्ट होते हुए अगर देखे हो, तो क्या कभी आपने देखा है कि प्रोटेस्ट कभी किसी उद्योगपति के खिलाफ हो रहा हो? कभी नहीं। वो कभी कभी छोटे मोटे सिंगूर टाइप के मामले छोड़ दीजिए, टाटा फैक्ट्री वाले टाइप के, अदरवाइज अपने देश में उद्योगपतियों के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट ही नहीं होता। किसके खिलाफ होता है? राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ। आप देख रहे हैं कांग्रेस ये निकल के बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले तृणमूल के खिलाफ, तृणमूल वाले समाजवाद, अब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब बुराई बंधती है और भलाई बंधती है राजनेता के पास। तो इन्होंने कहा मीर जाफर तुम बनो नवाब, हमें नहीं बनना है, हमें तो अधिकार दे देना। बोले कैसे अधिकार? बस व्यापार करने देना जी, हम तो व्यापारी आदमी है, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने द्वैध शासन चला दिया, शासन व्यवस्था तो चल गई मीर जाफर के पास, तो लोगों को नाराजगी किससे होने लगी? मीर जाफर से। और वहीं खुद ने क्या कर लिया? खुद ने सारे पैसे कमाने के तरीके,
व्यापार के जो सारे तरीके थे वो उन्होंने अपने पास रख लिए। इसका मतलब ये हुआ कि नवाब को अपने प्रमुख अधिकारी जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ और अन्य लोगों के विश्वासघात का जब सामना करके हारना पड़ा, मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन गया। ऐसी स्थिति में अब यह पूरी तरह हो चुका था कि भाई अब अंग्रेजों का अदृश्य रूप से शासन हो गया है। सिराजुद्दौला की सेना के सेना नायकों में एक राय दुर्लभ भी था, एक जगत सेठ था जो उस समय का बड़ा बैंकर था। ये सब लोग प्लासी के अंदर अंग्रेजों से जाकर के मिल गए थे। परिणाम जो निकलना था वो तो आपके सामने ही है। फ्रांसीसी आकांक्षाओं का अंत हो गया। भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप के अंदर बच करके आई ब्रिटिश सेना, क्योंकि फ्रांसीसियों के तब होश ही फाकते हो गए कि यहां तो हम टिक ही नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में पूरा बंगाल, और देखिए ये ध्यान रखिएगा, बंगाल उस समय का सबसे बड़ा पावर सेंटर हुआ करता था। क्यों? आज भी अगर आप देखते हैं तो धान की खेती हो, कपास की खेती हो, बड़ी मात्रा में वहां की जाती है। तब तो सारा ही सारा खेला वहीं से था, और इंडिया की पहचान कॉटन के लिए तो थी वर्ल्ड के अंदर। तो वहां पर शासन मतलब सब जगह शासन, वहीं से सारे व्यापारिक केंद्र बना करते थे, वहीं से सबसे ज्यादा विजय मतलब पकड़ बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को प्लासी के युद्ध के अंदर मजबूत किया। हालांकि बाद में मीर जाफर को जब तक ये बात समझ में आई, उसने डच लोगों को पकड़ा, हॉलैंड वालों को पकड़ा कि तुम आओ अंग्रेजों से लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा नहीं है मीर जाफर राजा बन के खुश था, मीर जाफर भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ। तब तक अंग्रेज समझ चुके थे और फिर मीर जाफर को भी उन्होंने पटकनी दे दी थी। ठीक है, परिणाम क्या निकल करके आए? ऑब्वियस ही बात है, इसका असली परिणाम तो यही था कि साहब पूरी तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। और इसका जो सेकंड युद्ध निकल के आया वो बक्सर का युद्ध निकल के आया। कारण क्या था? कंपनी के अधिकारी बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, क्योंकि मीर जाफर से उन्होंने जो व्यापारिक हित प्राप्त किए वो उन्होंने और लोगों को बेच बेचकर खूब रिश्वत कमाई। आप सोचिए कि कंपनी दिवालियापन के स्तर तक पहुंच गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में मतलब अपने देश में जाकर के ये बता रही थी कि साहब वहां तो खर्चे बहुत हैं हमारे। बोले क्यों खर्चे हैं? बोले हमको वहां युद्ध लड़ने पड़ते हैं, हमको अपनी सुरक्षा के लिए सब करना पड़ता है। और वहीं पर जो इनके भेजे हुए कर्मचारी थे ये दबा दबा के खुद के घर भर रहे थे। आप अगर आज भी जाएं तो ब्रिटेन के अंदर जिन जिन लोगों के परिवारजनों ने इंडिया में जॉब किया था वो आज वहां बहुत पैसे वाले घरों में शामिल हैं। उनके घर का कोई भी आदमी नौकरी नहीं करता है। लंदन फंदन में जो लोग वैसे बैठे हुए हैं, गजब पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बिक भी गई, मतलब देश की आजादी के बाद बिकी है, लेकिन वो बिक गई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नहीं कमाया, उसके लोग कमाते हुए निकलते हुए चले गए। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि कुछ ही देर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा, और करते हैं फिर अपन कल फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज का अवसर शुभ था, इसलिए मैं आपका कुछ 10-15 मिनट की क्लास लेने आ गया। सभी जाइए बढ़िया से इस इवेंट का, इस पूरे पल का साक्षी बनिए, और फिर हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू।